Hello everyone, welcome to Indian Express newspaper analysis of the day. Today is January 2, 2023, second day of the year. First news है militants open fire in village near Rajouri, not important. Supreme Court demonetization judgment today. और अभी मैं जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने डिमोनेटाइजेशन में अपना जजमेंट सुनाया है। कहा है कि जो डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज थी गवर्नमेंट की, इट वाज गुड, कुछ फॉल्ट नहीं है उसमें। तो कल हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है इन 6 years स्पेशल लोन्स फॉर हायर एजुकेशन एट 1/3 ऑफ टारगेट्स। तो हायर एजुकेशन के लिए जो लोन दिए जा रहे हैं उसने अपना 1/3 टारगेट कंप्लीट किया है ओनली, ठीक है, इन 6 years। बाकी इस पेज से कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं मिली। फिर नेक्स्ट पेज से क्रैशिंग लैंड प्राइसेस टू नो ब्राइट्स, ठीक है। इन केरला विलेज फियर ऑफ प्रपोज्ड बफर जोन नियर फॉरेस्ट हैंग्स हैवी। ये ESZ से जुड़ा मामला है। ESZ इको सेंसिटिव जोन, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी, कहा था कि भाई 1 किलोमीटर का जो एरिया है, ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जून 3 में ऑर्डर दिया था कि जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके अराउंड 1 किलोमीटर के दायरे में ये बफर जोन क्रिएट होना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन, जिसे EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत फॉर्म किया जाता है। और लेकिन यहाँ लोकल लोगों का जो इशू है वो ये है कि अगर हम इको जोन में आ गए, हमारी ज़मीन आ गई, तो रेगुलेशन बढ़ जाएगा और ज़मीन को खरीदना, बेचना, शादी वगैरह मेरी बच्चियों की, ये सब नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए वहाँ लोगों में असंतोष है और दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर इट। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली से 20-year-old वुमेन ड्रैग्ड बाय कार फॉर 4 किलोमीटर्स रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क। तो ये सेफ्टी है लड़कियों की, जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है, उस पर ये क्वेश्चन उठाती हुई न्यूज़। वैसे भी जो निर्भया गैंगरेप हुआ था 2012, उसके बाद इट शूक द कंसाइंस ऑफ द नेशन। वैसे ही कुछ हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है कल रात को, और ये कार ने उसे घसीटते हुए ले गए और उनके कपड़े वगैरह भी नहीं थे। तो हर एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर उसके बाद ये न्यूज़ है मर्करी डिप्स इन दिल्ली, कोल्ड वेव एक्सपेक्टेड सून। और यहाँ पर कोल्ड वेस्टर्ली विंड्स के बारे में बात की गई। तो जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, यहाँ के जो स्टॉर्म है वो जेट स्ट्रीम के थ्रू एंटर करते हैं नॉर्थ इंडिया में, और फिर यहाँ पे बारिश वगैरह, ठंडी अचानक से बढ़ा देते हैं। जनवरी में जो बारिश होती है उसी की वजह से होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फिर ये यहाँ भी सीमित नहीं रहते, ये अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते हैं। तो उसी की बात हुई है, कोल्ड वेस्टर्ली विंड्स की वजह से जो तापमान है वो गिर गया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिलिमिटेशन आ ब्रेक थ्रू विल सिक्योर आसाम फ्यूचर। CM हेमंत बिस्व शर्मा, चीफ मिनिस्टर आसाम के, कह रहे हैं कि जो NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वॉज अनसक्सेसफुल। उन्होंने अनसक्सेसफुल इन द सेंस कि जो वो चाहते थे, जो बांग्लादेशी लीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें वापस करने की व्यवस्था, तो उसमें काफ़ी गड़बड़ी पाई गई। और प्रतीक हजेला थे, ठीक है, IAS ऑफिसर, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी NRC को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन कैग की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई। तो CM ने कहा है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो हो रही है आसाम इलेक्शन से पहले, वहाँ डिलिमिटेशन हो रहा है आर्टिकल 170 के तहत, 82 के तहत पार्लियामेंट के लिए होता है। ये कुछ नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का फिर से निर्धारण होता है पूरे स्टेट में पॉपुलेशन की बेसिस पे, यूनिफॉर्मिटी रहे थोड़ा, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना हो। और ये जिगजैग फॉर्म में होता है, जिगजैग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ठीक। ये कुछ कमेटी बनती है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर वगैरह रहते हैं उसमें, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सब डिसाइड करते हैं डिलिमिटेशन। नेक्स्ट है मैसिव टर्नआउट एट कोरेगांव भीमा इवेंट अमिड हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट। तो ये कोरेगांव भीमा क्या है, तो 1818 में, 1818 में एक बैटल होती है जो पेशवा और ब्रिटिश के बीच होती है, ब्रिटिश रेजिमेंट। तो उस रेजिमेंट का नाम था महार रेजिमेंट। महार होते हैं शेड्यूल कास्ट। तो वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और इस रेजिमेंट ने पेशवा को हरा दिया। तो एक प्राइड जैसी बात हो गई, हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 1927 में इवन BR अम्बेडकर वहाँ गए थे
और उसे मोमेंट ऑफ प्राइड बताया था। तो हर साल उसे सेलिब्रेट किया जाता है, उस बैटल को। 205th एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है। इसे जय स्तंभ कहते हैं और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, कोरेगांव भीमा, ये महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में होता है ये। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, वाई डू व्हीकल्स इन क्रैश कैच फायर्स। तो जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ ऋषभ पंत का, तो उसमें आग लग गई, तो कैसे फायर उसमें लगती है उसी के बारे में है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि जैसे हिट करेगी कोई कार, तो उसमें जो इंजन है और फ्यूल सप्लाई वो भी डिस्टर्ब होगा, और हल्की चिंगारी लगने से इसमें आग लग सकती है। तो ये एक्सटर्नली जो आग लगती है उसके बारे में है, और ये फायर इतनी डेंजरस नहीं होती है, ठीक है। ये बाहर बाहर लगती है और पूरा टाइम होता है विक्टिम को बाहर निकलने के लिए। लेकिन एक दूसरे टाइप की फायर होती है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं अंदर, ठीक है। आप क्या होता है, कार खरीदते हैं, खरीदने के बाद आपने एसेसरीज बाहर से लगवा ली, तो कार वो जो तार होती है ना वायर्स, उनको काट के वो दूसरे इक्विपमेंट्स लगाते हैं आपको जो चाहिए, जैसे लाइटिंग एक्स्ट्रा चाहिए। तो उस वजह से क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं हो पाते, वो प्रोफेशनल इतने नहीं होते हैं, जैसे कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उससे ज़्यादा आइडिया है, तो बाहर से आप कराएंगे अनरजिस्टर्ड लोगों से, तो वो तार वगैरह ज्वाइंट कर देते हैं आपस में, तो कभी कभी इसमें स्पार्क हो जाता है, और उस वजह से अगर आग लगती है तो वो आपको बहुत कम टाइम देती है बाहर निकलने का। ये उसी बारे में था, और मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी है। तो आप सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो अच्छे से कराएं, है ना, और स्पीडिंग से बचें, ओवर स्पीडिंग। ऋषभ पंत वॉज ड्राइविंग विथ 150 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी एक नया इशू बन गया कि भाई सेलिब्रिटीज़ भी इतने केयरलेस होते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिलेट्स के बारे में। तो जैसा आपको पता होगा 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया का प्रपोजल था, ये प्रपोज बाय इंडिया, एक्सेप्टेड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि ये जो साल है वो मिलेट्स के लिए डेडिकेटेड होगा। इसे न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं, फैट बहुत कम होता है, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कई वैरायटीज़ हैं, जैसे बाजरा होता है, ज्वार होता है, और रागी होता है, कोदो, खुटकी, ये सब नाम है इसके। और ये सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर होता है ये प्रोड्यूस। और भी ड्राईलैंड एरिया जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह, इवन जम्मू कश्मीर में भी होता है, बस्तर रीजन जो छत्तीसगढ़ का है वहाँ भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है वहाँ ये प्रोड्यूस करना काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और रही बात रागी की, तो रागी के आटे को तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को खिलाने के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेट्स से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वर्ल्ड अफेयर से, क्रोएशिया बिकम्स फुल्ली इंटीग्रेटेड EU मेंबर्स। क्रोएशिया जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था उसका रनर अप था ये, ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का, वो अब फुल्ली इंटीग्रेटेड EU यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। करंट अफेयर 1-liners में पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ये। और लूला डी सिल्वा जो हैं नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं ब्राज़ील के, जैर बेल्सोनारो को उन्होंने हराया। और फिर ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नॉट बाउंड सेज इजराइल PM आफ्टर UN वोट फॉर ICJ's लीगल ओपिनियन। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए इनके ऊपर आया था एक प्रपोजल, ठीक है। उस प्रपोजल को मतलब इन्वेस्टिगेट करना था जो उन्होंने वायलेशन किए हैं ICJ के हिसाब से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वहाँ इंडिया ने भी उनके फेवर में वोट नहीं किया या अगेंस्ट भी नहीं किया, एब्सटेन हो गए ये। और ये कह रहे हैं कि हम बाउंड नहीं है। कौन? इजराइल के PM कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो भी वोट हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, और वो जैसा कर रहे हैं वो वैसा ही करेंगे। फिर फिलीपींस हॉल्ट फ्लाइट शट्स एयरबेस अमिड पावर आउटेज, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर ये इकोनॉमी न्यूज़, इन्फ्लेशन रेट, फेस्टिव डिमांड पुश, दिसंबर GST मॉपअप 1.5 लाख करोड़। तो ये हर महीने का डेटा आ रहा है, GST किस तरीके से बढ़ा घटा आप देख सकते हैं,
2021 में 2022 का कंपैरिजन है। दिसंबर में ये लास्ट ईयर 129 था, अब 149 के आसपास हो गया, मतलब 1,49,000, ठीक है, करोड़। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जीएसटी कंप्लायंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट अब आपको हर महीने का डेटा ऐसे नहीं देखना है। अगर आपको नियर फ्यूचर एग्जाम है आपकी 1 महीने बाद, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, बाकी नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी रेशो 3% से एक्सीड हो गया आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये आ सकता है प्रीलिम में, किसी भी स्टेट वन लाइनर में प्रीलिम क्वेश्चन आता है, तो ये कितने परसेंट से एक्सीड हुआ? 3% से एक्सीड हुआ। क्या? कॉर्पोरेट टैक्स। और एक और कॉर्पोरेट टैक्स के लिए ग्लोबल टीटी प्रपोजल है यूरोपियन यूनियन का, जो 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का प्रपोजल दिया है उन्होंने, कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एटलीस्ट 15% हो। जो टैक्स हेवंस होते हैं ना, जो ज़बरदस्ती छूट देते हैं अपने यहाँ इन्वेस्ट करवाने के लिए, तो उससे लॉस होता है दूसरी कंट्रीज़ को, वहाँ से इन्वेस्टमेंट चला जाता है। तो यूनिफॉर्म रहेगा टैक्स, तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ग्रोइंग इकोनॉमिक्स को होगा। अब आज का एडिटोरियल एनालिसिस, ग्रोथ चैलेंज, ये एडिटोरियल है, इसे हम यहाँ जूम करके देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि न्यू ईयर बिगिंस ऑन अ स्लाइटली मोर ऑप्टिमिस्टिक नोट, ठीक है, सकारात्मक रहा जो शुरुआत रही हमारे साल की। ग्लोबल क्रूड एंड फूड प्राइसेस जो थे वो रफली 38% और 15% के आसपास थे रिस्पेक्टिवली, और फॉलोइंग रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रूपी हैज स्टेबलाइज, रूपी स्टेबलाइज हो गया। फिर इवन एज ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा सा घटा है, लेकिन ये इसने रिकॉर्ड किया है $562 बिलियन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ अपकमिंग रबी क्रॉप लुकिंग गुड। जो रबी क्रॉप हो रहे हैं, ठंड की फसल, वो अच्छी दिख रही है, ठीक है। टाइमली ऑनसेट ऑफ विंटर और इम्प्रूव फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी की वजह से हो सकता है कि हमारा जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो भी आगे भी घटे, जो महंगाई है वो आगे भी घटे। दिस आफ्टर फॉलिंग बिलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंड होता है ना 4% ±2, तो प्लस में तो आ गया आपका यही 6%, तो 6% से घट के नीचे आ गया है रिटेल इन्फ्लेशन फर्स्ट टाइम इन 11 मंथ्स। तो ये कुल मिला के अच्छा एक सुखद एहसास है भाई, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। फिर चैलेंज की बात की इन्होंने कि चैलेंज फॉर इंडिया दिस ईयर क्या है? ग्रोथ देन ऑन इन्फ्लेशन। ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए, इन्फ्लेशन तो ठीक है पर ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन पेपर वर्ल्ड डिसइल्यूजनमेंट विथ चाइना, है ना, एंड इट्स डिमिनिशिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्सेंड बाय अ लूमिंग डेमोग्राफिक क्राइसिस शुड बी मेकिंग इंडिया एवरी इन्वेस्टर्स फेवरेट डेस्टिनेशन। तो चाइना में जो अभी पॉज लगा हुआ है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कोविड-19 राइज हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, फोकस ऑन इम्प्रूविंग कंट्रीज फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव कर रहे हैं। PLI स्कीम जो थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। फिर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, ड्रोन्स को स्पेशलिटी स्टील, और ऑट टू हैव गिवन एडेड इम्पेटस। तो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिए है उसकी बात हो रही है कि गवर्नमेंट भी इस दिशा में प्रयास कर रही है, बट ऑन द ग्राउंड, ये तो बात ऑन पेपर की हो गई कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो नीदर डोमेस्टिक नॉर फॉरेन कंपनीज आर रियली इन्वेस्टिंग। ना तो डोमेस्टिक कंपनी कोई इन्वेस्ट कर रही है, ना तो फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। द बिगेस्ट ड्रैग ऑन द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड वॉज ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट्स, बैड लोन सेटल्ड बैंक्स। पहले डिकेड की इस जो बीत गया दशक उसकी बात करें तो बैड लोन बहुत ज़्यादा थे बैंक्स में, और ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट्स थे, मतलब ज़्यादा बर्डन था उनके पास। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं, प्रीलिम में ये आ सकता है। व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? ये ओवर लेवरेज कॉर्पोरेट्स और बैड लोन्स सेटल्ड बैंक्स। कॉर्पोरेट भी फंसे हुए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, और बैंक भी पैसा देने की हालत में नहीं थे। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये कहलाता है। और एक दूसरी चीज़ होती है, एक ट्विन डेफिसिट, वो अलग इकोनॉमी में, बेसिक इकोनॉमी में आपका क्वेश्चन होता है। ट्विन डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। ये ट्विन डेफिसिट प्रीलिम में आ चुका है क्वेश्चन,
अब ये क्या कह रहे हैं कि टुडे, अब ये तो पिछले डिकेड की बात होगी, लेकिन आज मेनली टू डू विथ स्ट्रेन्ड गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड बैलेंस शीट। अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, 6.8% हमें करना है दिस फिजिकल, अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। और हाउस होल्ड बैलेंस शीट ये कह रहे हैं डिपॉजिट्स, जो सेविंग डिपॉजिट है हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमने कल परसों ही इसे देखा था कि जो क्रेडिट ग्रोथ तो हो रही है कॉर्पोरेट की, लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही है, सेविंग रेट इतना अच्छा नहीं है। दैट कपल्ड विथ डीपनिंग ग्लोबल स्लो डाउन कंस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट डिमांड कुड हैव अ बेयरिंग ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ग्लोबल स्लो डाउन है, वहाँ डिमांड नहीं है, तो इंडिया की जो ग्रोथ है ओवरऑल इम्पैक्ट होगी। तो व्हाट शुड द मोदी गवर्नमेंट डू? अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि कोई भी फिजिकल स्टिमुलस है उससे बचना चाहिए, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम एनी फिजिकल स्टिमुलस टू किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं ग्रोथ के लिए अब पैसा बहा रहे हैं, फार फ्रॉम स्टिमुलस what the country needs is macroeconomic stability. Macroeconomic stability means inflation, unemployment और जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो, एंड पॉलिसी सर्टेनिटी। पॉलिसी सर्टेनिटी मीन्स ऐसा नहीं कि नी जर्क रिएक्शन आप दें, लोगों को भरोसा दिखाएं, जो सरकार की नीतियां हैं वो स्टेबल हों। करंट फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट लेवल्स आर फार टू हाई टू अलाउ एनी पॉपुलिस्ट स्कीम्स। अभी फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी हाई है, पब्लिक डेट इतना ज़्यादा है कि कोई भी पॉपुलिस्ट स्कीम आप नहीं लेकर आ सकते। पॉपुलिस्ट स्कीम मीन्स जनता को तो अच्छी लग रही है, जैसे पीएम किसान एक पॉपुलिस्ट मेजर आप कह सकते हैं, लोगों के अकाउंट में पैसे डालना, ऐसी कोई नई स्कीम नहीं आनी चाहिए। लार्ज गवर्नमेंट डेफिसिट्स विल इनवेरिएबली स्पिल ओवर इनटू करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा गवर्नमेंट का तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, ऐसा इनका कहना है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड अ रिपीट ऑफ, जो अभी पहला हमने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे बढ़ गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक तरीके से लग रही थी, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर 2012 की, तो वैसा रिपीट नहीं होना चाहिए। द कमिंग बजट मस्ट प्रायोरिटाइज फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन मेन क्रक्स है इस आर्टिकल का, कि फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करें आप। दिस विल एनेबल द आरबीआई टू ऑल्सो पॉज इंटरेस्ट रेट हाइक। तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट हाई नहीं होगा। जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो मेजर्स होते हैं, फिजिकली और मॉनेटरीली। तो फिजिकल डेफिसिट अगर कंट्रोल हुआ तो इनको छूट मिल जाएगी और ये रेट जबरदस्ती नहीं बढ़ाएंगे, और जब रेट नहीं बढ़ाएंगे तो लेवरेज ज़्यादा होगा बैंक के पास पैसा देने के लिए, उनके हैंड्स टाइट नहीं होंगे और वहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो फिजिकल कंसोलिडेशन पे ध्यान देना होगा। पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी शुड बी द मंत्रा दैट विल अल्टीमेटली वर्क फॉर इंडिया। पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये जो मैंने अभी आर्टिकल डिस्कस किया है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे एक बार फिर से देखें, फिर से पढ़ें और खुद से भी पढ़ें पॉज के करके, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।